दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अयोध्या के नए राम मंदिर की। जैसा आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण बड़ी तेजी से चालू हुआ और हजारों करोड़ खर्च करके ये मंदिर बन के तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को इसका उद्घाटन है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। इस मौके पर करीब 8,000 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, जो बड़े-बड़े लोग हैं देश के, उद्योग जगत से, खेल जगत से, राजनीतिक जगत से, सांस्कृतिक जगत के, उन लोगों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। अभी एक मज़ेदार घटना हुई कि पहले जो इसका राम मंदिर ट्रस्ट है, उसने 2 बड़े नेताओं को, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संदेश भेजा कि आप इस इनॉग्रेशन उद्घाटन के त्योहार पर मत आइए, क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। अब पता नहीं उन्होंने ये क्यों इनको संदेश भेजा, क्योंकि ये लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, ये 2 व्यक्ति वो थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ध्वंस में, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको थोड़ा याद दिला दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी 1984 के चुनाव में बुरी तरह से हार गई, तो 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी इसके अध्यक्ष बने और उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को अपना मुख्य मुद्दा बना दिया। इसी के पृष्ठभूमि में शाहबानो का केस था, वो एक अलग मामला है, पर राम मंदिर के मुद्दे को बनाने के बाद पूरे आरएसएस से जुड़े हुए संगठन उनके पीछे खड़े हो गए और कई यात्राएं निकाली गई। और खास तौर से 1990 में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद ये रथ यात्राओं में तेजी आ गई और जो राम रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या तक, उसने देश में लोगों को ध्रुवीकरण करने में बहुत बड़ा हाथ रोल प्ले किया। जैसे हम जानते हैं, ये रथ यात्रा के माध्यम से बाद में बहुत सारे दंगे भी हुए। समाज के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया चलती रही। अब 6 दिसंबर पहली बार तो 1991 की रथ यात्रा तो नाकामयाब रही, क्योंकि आडवाणी जी को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अरेस्ट कर लिया और ये आगे नहीं जा सके। इसके बाद 6 दिसंबर का जब उन्होंने कॉल दिया, 6 दिसंबर 1992 को, उस समय बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या आए, करीब 3 लाख के। उन्होंने रिहर्सल किया और उसी के साथ साथ 20,000 कार सेविकाएं भी आई, जो खास तौर से खाना बनाने के लिए और सफाई के काम के लिए आई। 6 दिसंबर को पूरी रिहर्सल के बाद कुछ चुने हुए लोगों को वहां अनुमति मिली, जिन्होंने वहां चढ़कर मस्जिद को ध्वस्त कर दिया 5.5 घंटों में, और सरकार चुपचाप देखती रही। इसके बाद अयोध्या में दंगे हुए और खास तौर से बंबई में भीषण दंगे हुए। और यहाँ से जो यात्रा चालू हुई भारतीय जनता पार्टी के उभार की, राजनीतिक मजबूती की, वो देखने लायक है। एक तरफ सामाजिक ध्रुवीकरण, दंगों का बढ़ना, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत में वृद्धि, ये दोनों में एक तरह से समांतर ग्राफ चलता रहा और 1996 में जाकर भारतीय जनता पार्टी पहली बार केंद्र में 13 दिनों के लिए सत्ता पर आई। अब सवाल ये उठता है कि लाल कृष्ण आडवाणी का इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था और उनको इसमें न बुलाना, ये एक काफ़ी दर्दनाक बात उनके लिए रही होगी। तो फिर विश्व हिंदू परिषद ने बीच में आकर दोनों को बुलाने का काम किया। यहाँ ये भी जोड़ दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे एक महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका इस रथ यात्रा में निभा रहे थे, बाबरी मस्जिद के ध्वंस में निभा रहे थे, और ये बात लिबरहैन कमीशन में भी आई कि उन्होंने भी उनको दोषी ठहराया। और उन्हीं के साथ साथ जो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी थे मुरली मनोहर जोशी, उनका भी एक बहुत केंद्रीय रोल, केंद्रीय काम इस पूरे बाबरी डिमोलिशन में, बाबरी ध्वंस में और
समाज को ध्रुवीकृत करने में और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के दरवाजे के करीब लाने में काफ़ी इनका बड़ा रोल रहा। अब इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बार-बार, एक तो कई बार कई जगहों पे दंगे करवाए, फिर दूसरी जगह उसी के साथ-साथ समाज में ध्रुवीकरण हुआ और इनकी जो राजनीतिक सत्ता है, लगातार बढ़ती गई और इस सत्ता के बढ़ने के बाद इन्होंने हर चुनाव में प्रायः राम मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल किया और राम मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल करके इन्होंने समाज को ध्रुवीकृत करके एक नई परिपाटी देश के समाज में रख दी। अभी जब अब ये मंदिर बन रहा है, उद्घाटन होने वाला है, तो जो इसकी तैयारियां इतनी जोर-शोर से हो रही हैं, वो भी देखने लायक है। अमेरिका में देखिए तो वहाँ विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका, वो वहाँ के लोगों के बीच में प्रचार कर रही है। यहाँ आरएसएस से जुड़े हुए सभी जो अंग हैं, वो समाज के अलग-अलग तबकों में जाकर संदेश दे रहे हैं कि आप 22 जनवरी के दिन दीपक जलाइए, पड़ोस के मंदिरों में जाके पूजा कीजिए और भगवान राम का उसको स्मरण कीजिए। ये चीज़ें उसके बारे में की जा रही हैं। इसी के साथ-साथ जो समाज के अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच में डर की एक भावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने देखा है बाबरी मस्जिद के ध्वंस के समय, उसके बाद से अल्पसंख्यकों का जो हाल हुआ है, उनका एक प्रकार से गेटोइज़ेशन, केंद्रीकरण, मोहल्लों में सिमट जाना और एक उनको दुय्यम दर्जे के नागरिक के रूप में ढकेलने की जो प्रक्रिया चालू हुई है, वो प्रक्रिया किसी भी लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। वो एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ ये मंदिर उद्घाटन के नाम पर जो करोड़ों रुपए का खर्च करके बनी है और उससे ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि ये राम मंदिर के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था। एक तरफ कहा कि 1949 में जब रामलला की मूर्तियां वहां रखी गई, वो एक अपराध था। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, वो भी एक अपराध था। अपराधियों के नाम भी उसमें लिस्ट किए गए थे, पर अपराधियों को सजा नहीं हुई और ये अपराध जिन्होंने किया था, उनका राजनीतिक तौर से प्रमोशन हो गया, वो ऊंचे पदों पर चले गए और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण था। और याद दिलाने के लिए कह दूं, सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से कहा कि जो भाजपा आरएसएस का दावा है कि वहाँ भगवान राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उसमें सच्चाई नहीं है। वहाँ भगवान राम के मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यहाँ तक कि जो बाबरी मस्जिद थी, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में थी, उसको भी जो तोड़ा गया, वो भी एक अपराध था। और एक साइड में एक बात मैं ऐड कर दूं कि यहाँ जब खुदाई का काम हुआ, मंदिर निर्माण का काम हुआ, तो वहाँ कोई राम मंदिर तो नहीं मिला, पर निश्चित रूप से वहाँ एक बुद्ध विहार के अवशेष मिले। और ये भी कह दूं कि जो दावा था कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था जहाँ ये मंदिर है, उसकी भी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। इसमें ये भी जोड़ दूं कि अयोध्या में ऐसे कई मंदिर हैं, कई राम मंदिर हैं, जिनके पुजारियों का दावा है कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। तीसरी एक जो बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है। हमारी राजनीति क्या केवल मंदिर बनाना, मस्जिदें तोड़ना, इन्हीं चीज़ों पर सीमित रहेगी? आज़ादी के बाद अगर आपको याद होगा, तो देश में अन्न संकट था, देश में शिक्षा की कमी थी, उद्योग धंधे नहीं थे और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो नीतियाँ अपनाई, उसको एक वाक्य में उन्होंने बताया, भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय। भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये जो सिंचाई की जगहें हैं और उसमें मैं ऐड कर दूं, ये जो शिक्षा के स्थान हैं, आईआईटीज़ हैं, सीएसआईआर है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसरो है, पब्लिक सेक्टर है, ये सब आधुनिक भारत के नए ऊर्जा के स्थान हैं और इन नीतियों को चलते भारत की एक बहुत बड़ी तरक्की हुई। अगले 40 सालों में हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, रिसर्च
औद्योगिक उत्पादन, दलितों का समाज में आना, स्त्रियों का समाज में आना, एक बराबरी की तरफ चलना, ये प्रक्रियाएं तेज हो गई। और 1990 के बाद से 1980 के बाद से ये प्रक्रिया एक तौर से उल्टी दिशा में जा रही है, जहां इन चीज़ों को छोड़कर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, औद्योगिक उत्पादन है, उसको छोड़कर अब इसकी तलाश की जा रही है कि किन मस्जिदों को तोड़ा जाए और कहाँ पर मंदिर बनाए जाए। ये हमारी जो यात्रा थी, उसको पूरा एक उल्टी दिशा में ले जाने की कोशिश है। अभी अयोध्या में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी के साथ-साथ कितने छोटे-छोटे मंदिर वहाँ तोड़े गए होंगे, इसका भी हिसाब लगाना चाहिए। और ये क्या देश की नीतियाँ, क्या सरकार इसी प्रकार के काम करती रहेगी? या लोगों से जुड़ी जो समस्याएँ हैं, बेकारी की, भुखमरी की, किसानों की समस्याएँ, स्त्रियों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, क्या उसके बारे में भी कुछ ज़्यादा गहराई से काम किया जाएगा? ये हमारे सामने यक्ष यक्ष प्रश्न है। और इस मंदिर के उद्घाटन करते समय जहाँ पूरे जोर शोर से इसका प्रचार किया जा रहा है, लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, इस बात को भी सोचने की जरूरत है कि हमारे समाज की नीतियाँ किस ओर जाना चाहिए। क्या हम धर्म के नाम की राजनीति को लेकर उसी दिशा में जाएंगे जिस दिशा में पाकिस्तान गया, या श्रीलंका गया, या म्यांमार गया, या हम उस दिशा पर वापस आएंगे जो अंबेडकर ने दिखाई थी संविधान के माध्यम से, नेहरू ने दिखाई थी आधुनिक उद्योग की नीतियों के माध्यम से, ताकि देश के सभी लोग खुशहाल होकर चैन से एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। मैं उम्मीद करता हूँ इन विषयों पर आप सोचेंगे गहराई से और आगे चलकर समाज को वो दिशा देने की कोशिश करेंगे जिससे समाज की वास्तविक प्रगति हो। आपका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो भाई लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद।